अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं एक कंप्लीट नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नॉवेल का नाम डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इसके अलावा मैं नॉवेल के दौरान भी शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। वो बहुत देर से उस शख्स को जुनूनियों की तरह लड़ता देख रही थी। इससे पहले वो ऊंचा ऊंचा बोलकर अपना नुक्ता नजर उन लड़कों को समझाने की कोशिश कर रहा था, और नतीजा हस्बे मंशा ना पाकर उसने हाथ छोड़ दिया था। इर्द गिर्द की सारी लड़कियां खौफजदा होकर चीखती हुई भागी थीं। लड़के उनके करीब जमा होने लगे। वो एक और सामने तीन थे, मगर वो जुनूनी अंदाज में हमले करता कोई नफ्सियाती केस लग रहा था। कहीं से बिल्कुल नहीं लगता था कि वो शाइस्ता मिजाज और अतवार का पुरकशिश नौजवान है। उसके साथ खड़ी जाज़बा न जाने कब डर के भाग गई थी और वो अकेली उसे देखे जा रही थी। तभी सर दाऊद की गाड़ी हुजूम के करीब आकर रुकी। हुजूम तितर बितर होने लगा। बहरहाल उस्ताद का एहतराम लाजिम था। फाइल और मोटी सी तारीख इस्लाम की किताब बाजुओं के हल्के में थी। स्याह बैग शाने पर लटकाए रबिया ने जिस्म से ढलकती चादर ठीक की। निगाह उस बहादुरजादे पर थी जो अब सर दाऊद के सामने सर झुकाए खड़ा था और वो बबांगे दहल उनकी क्लास ले रहे थे। दर्सगाह के उसूल और जवाबित से आगाह करते हुए उन्हें सख्त सुस्त कह रहे थे। दूर खड़े होने की वजह से अल्फाज तो नहीं, मगर सर दाऊद के लहजे का मतन समझ में आ रहा था और रबिया सलाउद्दीन को नफ्सियात के सुलझे हुए किरदार से न जाने क्यों उनसियत सी महसूस हो रही थी। उसकी आंखें जलने लगीं और पलकें एकदम ही नादीदा दुख से बोझल हो गईं। उस पल उस शख्स की आंखें पलटते हुए उसकी जानिब उठी और फिर रुख फेर कर अपनी मंजिल की सिमत रवाना हो गईं। सर दाऊद ने वार्निंग देकर छोड़ दिया था। राबिया की निगाहों ने हद तक उसका ताक़ुब किया था और फिर बोझल दिल के साथ अपने रास्ते पर हो ली थी। इंटरप्शन के लिए माजरत। जो नॉवेल अभी आप सुन रहे हैं उसका नाम है रंगों की रोशनी। इसकी राइटर हैं आलिया हिरा। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। तुम्हें क्या जरूरत थी फिल्म के आखिरी मंजर तक उधर ही खड़ा होने की? अगले दिन सबसे पहले जाज़बा ने उसकी क्लास ली। और क्या, ये सब तो यूनिवर्सिटी के माहौल का हिस्सा है, हमें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। अपने नोट्स देखते हुए निगार ने भी राय दी। वैसे जाज़बा जुमानी अंदाज में उसकी जानिब झुकी, जिसके चेहरे पर एक सोगवारियत तारी थी। उस डुअल मास्टर पर दिल तो नहीं आ गया? वो मुबहम से अंदाज में मुस्कुरा दी। तुम लोग बचपन की उम्र से निकल चुके हो। खुदारा ये स्टार प्लस के ड्रामे और फिल्में देखना बंद कर दो। इंसान दिल आने और दिल जाने के सिवा कुछ और भी कर सकता है। बचपन की उम्र से निकल चुके हैं तो क्या हुआ, जज्बे तो सलामत होने चाहिए, और वो अभी हमारी जिंदगी में आया तो नहीं है। निगार ने जुमानी अंदाज में कहा तो जाज़बा ने उसकी कमर पर मोटी किताब से थप लगाई और वो आह करके रह गई। उसे जब आना होगा आ जाएगा। मैं मुतासरीन में से नहीं हूँ और ना ही आस और उम्मीद के दिए जलाए हैं मैंने। तकदीर पर शाकिर हूँ। रबिया ने संजीदगी से उन्हें देखा। मुतासरीन? क्या बात है भाई, लगता है रबिया के अंदर कोई बूढ़ी रूह हलूल कर गई है, कोई यासियत ज़दा, हुस्न कर्ब की मारी मलूल उदास। तुम क्या जानो मेरी सखियों, दिल किस हुस्न में रहता है, लहू किस कर्ब से बहता है। मेरी साथ का दुख मेरा है, उसे कैसे अयां करूं, वो सोच रही थी। अरे, अचानक निगार ने उसे ठोका दिया। रबिया ने चौंक कर सर उठाया। मुझे नहीं, उधर, उस शहजादे को। उसके अंदर फिल्मी हीरो बनने के तमाम चांसेस हैं। कल का फाइटर, आज का चॉकलेटी हीरो। इस तबसरे पर रबिया ने जाज़बा के इशारे की जानिब देखा। सामने से आता वो मुखालिफ राहदारी में जा रहा था, दो लड़के और लड़कियों के साथ, जोर से कहकहे लगाता। दाएं हाथ में फाइल थी, बाएं हाथ में रोल किए हुए कुछ कागज। फ्रेश सा अंदाज। तुम यूं ही हंसते रहो, किसी भी गमनाक साए से बचे रहो, तुम्हारी आंखों के दीप सलामत रहें। रबिया के बेख्तियार दिल से दुआ निकली। अरे, निगार ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। कहाँ खो गई? हाँ हाँ, कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जाज़बा ने जर्नल खोला।
एक तो तुम लोग शकी वहमी बहुत हो। चलो पीरियड शुरू होने वाला है। रबिया ने बैग और फाइल उठाई। ऐसे ही हम इधर नहीं बैठे, अभी तक मैडम निस्सा नहीं आई और अब उनके आने का इरादा भी नजर नहीं आ रहा। चलो फिर लाइब्रेरी चले। रबिया ने उनकी जानिब देखा। क्या लेना है? कोई नया असाइनमेंट मिला तो चलेंगे, निगार ने कसलमंदी से कहा। अच्छा मैं होकर आती हूँ, एक बुक इशू करवानी है। रबिया अपनी फाइल उनके दरमियान छोड़कर पलटी और लाइब्रेरी की जानिब रवाना हो गई। वो मास कम्युनिकेशन का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। अगले साल उसे पास आउट कर जाना था और आगे उसका मुस्तकबिल था। और शानदार मुस्तकबिल बनाना हो तो जाज़बियत को बहुत पीछे रखना होता है। और रबिया को लगता था कि दानिश के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे हर वक्त परेशान रखता है। कोई गिरा, कोई हादसा, कोई उलझन, घरेलू हालात या फिर कोई घरेलू उलझने। अपने फाइनल टर्म्स की स्टडी के साथ साथ वो उस शख्स को भी स्टडी करना चाहती थी जिसको उसने अभी तक सिर्फ दूर दूर से जायजा लेकर जाना था। और दिल में शिद्दत से ख्वाहिश थी कि उसे करीब से जाने, पढ़े और अगर हो सके तो उसकी मदद करे ताकि इस माशरे को एक और उलझा हुआ नफ्सियाती किरदार न मिले। तनाव, तनफ्फुर, फ्रस्ट्रेशन किसी की जिंदगी तबाह न करे जैसे जैसे अक्सर उसकी आंखें भीग जाती थीं और अपनी नम पलकों को छूते हुए वो बेख्तियार खुदा न करे कहती थी। जाज़बा और फिगार उसकी फीलिंग को किसी और रंग में देखती और समझती थी। इसमें कसूर उनका भी नहीं था। वो जिस माहौल से ताल्लुक रखती थी, जो उनकी उम्र थी, उसके लिहाज से तकाजा भी करती थी। मगर रबिया इन सब बातों से बिल्कुल अलग थी। उसकी सोचें, उसके ख्यालात और उसके ख्वाब बिल्कुल अलग किस्म के थे। ऐसे नफ्सियाती उलझे हुए किरदार उसे बहुत हर्ट करते थे और उसका बस नहीं चलता था कि सब ठीक कर दे। मगर अभी तक उस शख्स से कोई बाज़ाब्ता मुलाकात ही न हो सकी थी। और तो और उसका नाम भी नहीं मालूम था, मगर उसके चेहरे, अंदाज, लहजे, तनाव, मुतनफराना अंदाज, तीखे अतवार से ही जाना जाता था। मेरे ख्याल में रबिया, तुमने गलत जगह हाथ मारा है। रबिया को कोल्ड ड्रिंक पीते हुए अच्छू लग गया। हाथ मारा है? बेयकीनी से पुरसुकून बैठी निगार को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसी जुमानी मुस्कुराहट थी गोया जाज़बा की बात से 100% मुत्तफिक हो। हाँ, जाज़बा के लहजे में यकीन था। किसके डाका मार दिया मैंने? मारा तो नहीं, मारने का इरादा जरूर है। दिमाग तो ठीक है, ऐसे गैर कानूनी काम क्यों करने लगी? दानिश एकदम से लफंगा, दिल फेंक आशिक है। यूनिवर्सिटी के हर दूसरी लड़की उसकी पर्सनालिटी की आशिक इज़ार है, क्योंकि वो जानता है उसे तो कूच कर जाना है, बाद में भरती रहे आहें। रबिया ठिठक कर उसे देखने लगी। दानिश कौन? वही तुम्हारा जंगजू हीरो। मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या बकवास है, तुम लोग तो बस। उसे बुरा लग गया था ये अंदाज, मगर जाज़बा उसके लहजे की गहराई नापे बगैर कहती रही। वो उधर दरख्तों के झुंड में बैठा था, साल अव्वल की फ्रेश रिदा के साथ, और रिदा तो उससे बातें करते हुए बस शर्म से मरी जा रही थी। उसकी मोहब्बत में घुटनों घुटनों डूबी। सच, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल आया। छोड़ो तुम उसका ख्याल। और जाज़बा, उसे गुस्सा आ गया। निगार उसके डपटने के अंदाज पर खिलखिलाकर हंस दी। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी को देखते हैं तो वो आशिकी की निगाह हो, उसमें कोई और जज्बा भी हो सकता है। मसलन जाज़बा को रबिया को छेड़ने में मजा आ रहा था। भाईबंदी वाली कैफियत तो नहीं। पिछले 2 साल से हम एक साथ हैं और तुम मुझे समझ ही नहीं सकी। नाराज लहजे और शौक से अंदाज में उन्हें देखा। अरे अरे, ये रबिया तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी और तुम्हें जानते ना होते तो दोस्ती करते, या ये दोस्ती कायम रह सकती थी। जाज़बा ने उसका हाथ थाम लिया। जाज़बा, तुम भी ना बस। निगार ने खफकी से उसे देखा और रबिया का दूसरा हाथ थाम लिया। छोड़ो मुझे, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। उसने हाथ खींचा। यार सॉरी। जाज़बा ने कानों को हाथ लगाया। वैसे मुझे पता चल गया है कि बस अब इस मौजू पर बात नहीं होगी। निगार ने सीज फायर किया और दोनों खामोश हो गईं। रबिया सर झुकाकर घास के तिनके नोचने लगी। वो चाहते हुए भी अपनी सोच, अपनी फिक्र उन पर जाहिर नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर उसकी जात की मजबूती खत्म हो जाती और अपनी रेजा रेजा जात को बमुश्किल उसने मजबूत और मरबूत किया था।
अंदर से बेशक आज भी वो कमजोर थी, मगर बज़ाहिर वो पत्थर नजर आती थी। दानिश, ये साल दोयम की रबिया सलाउद्दीन हर वक्त तुझे नजरों में रखती है, खास तौर पर जब तू किसी से झगड़ रहा होता है तो इसकी मौजूदगी शर्त होती है। ताहिर बड़ी राजदारी से दानिश को बता रहा था। दानिश चौंक गया। रबिया कौन? वही ब्लू स्कार्फ, ग्रीन फाइल वाली, जिसकी गंदुमी रंगत पर गंदुम के खोशों का गुमान होता है। ताहिर शिद्दत से हंसा। ये टीनेजर लड़कियां बस यही कुछ कर सकती हैं। ये पढ़ने कब आती हैं? घर से दूर बस यही करने तो आती हैं। आंखों से मारती हैं, अबरू से नीचे गिराती हैं, हुस्न की बिजलियों से तस्खीर करके ये जा वो जा। जाने किस मूड में दानिश बैठा हुआ था कि कलस कर बोला, मेरा ख्याल है वो तुझे पसंद करती है। हाँ, पसंद खुद से करती हैं। रोना बचपन की मंगनी का रोती हैं। खानदान से बगावत का हौसला नहीं। उसने सर झटका। यार, ताहिर ने सर खुजाया। एक बार बात तो करके देख ले। तू कर ले। मैं? तेरे आगे अपनी दाल गलती है क्या? दानिश ने हंसकर उसके सर पर फाइल मारी। मिल लेना एक बार। फिर बजट लहजे में कहा, तू सिफारशी बनकर आया है? अचंभे से अंदाज में देखा। नहीं, बस उसकी मासूमियत देखकर ख्याल आया है कि मासूमियत, लड़कियों में मासूमियत रही कहाँ है। अच्छा चल छोड़, उससे बात तो कर, उससे मिल तो। मुझे लगता है कि वो तेरे बारे में बहुत संजीदा और हसास है, और ये भी एहसास होता है कि पहल नहीं करेगी। वो सिर्फ 3 लड़कियों का ग्रुप है। मैंने कभी उन्हें किसी लड़के के साथ नहीं देखा। शायद कोई मसला हो और तुझसे मिलकर सुलझ जाए। ताहिर संजीदगी से गोया था। दानिश उसकी शक्ल देखने लगा। तू भी तो हर वक्त अक्खड़ मिजाज, जंगजू, हठीला बना रहता है। हो सकता है कि इस वजह से भी वो तुझसे बात करते हुए डरती हो। ये सारी लड़कियां ड्रामेबाज होती हैं, महज हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए ढोंग रचाती हैं। ताहिर के बारीक बीनी से किए गए तज्जिए का दानिश ने ये जवाब दिया। तू कोई अपोलो का शहजादा नहीं है। मैंने तो सरसरी सी बात की थी। उसे गुस्सा आ गया। दानिश खिलखिलाकर हंस दिया। बस इतनी बर्दाश्त थी? चल उठ, सराफंदी की क्लास शुरू होने वाली है। ताहिर मुंह बनाकर उठ गया। दानिश ने उसकी तकलीद की। तू भी क्या याद करेगा? ये बात है तो उससे बात करके देखते हैं। उसने मुस्कुराकर ताहिर को छेड़ा। ये एहसान करने की जरूरत नहीं है। नाराज हो गया? दानिश उसकी जानिब झुका। तेरी मर्जी जो कर। ताहिर ने शाने चटके। हंसते हुए दानिश ने ताहिर के शाने पर बाजू फैला दिया और ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। दानिश ने हाथ झाड़कर मैदान से भागने वालों को देखा और फिर दाएं बाजू की पुश्त से मुंह साफ किया। होंठ से निकलता खून बाजू के कट पर लग गया। एक बार फिर साफ किया। ऐसी तबीयत साफ की है इन सेकंड क्लास लड़कों की कि आइंदा किसी लड़की को छेड़ने की जुर्रत नहीं करेंगे। ट्राउजर से गर्द झाड़ी। यहाँ दादागिरी करने आए हैं या पढ़ने? यूनिवर्सिटी को जाने क्या समझते हैं? कहते कहते यकदम से चौंक गया। दूर खड़ी वही लड़की यकदम उसे देख रही थी। ताहिर ने अपने शाने से उसे ठोका दिया। अब वो लड़की धीरे धीरे उनकी जानिब बढ़ रही थी। आज वो अकेली थी। जानबूझकर थी या उसकी फ्रेंड्स आई नहीं थी, या फिर कोई क्लास अटेंड कर रही होंगी। होशियार, खबरदार। ताहिर ने सर झुकाकर बैग उठाया। दानिश ने बेनियाजी का मुजाहरा किया। वो सामने आकर ठहरी। मुझे रबिया सलाउद्दीन कहते हैं। साल दोयम की तालबा हूँ, मास कम्युनिकेशन की। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? उसने संजीदगी से देखा। लड़ाई झगड़ा बहुत बुरी बात है। जिंदगी को हरदम खतरा लगा रहता है, और जिंदगी इतनी आसान तो नहीं कि हम इसे खतरों की नजर करें। रबिया ने उसे देखते हुए संजीदगी से कहा। दानिश चौंक गया। ये जान हथेली पर लिए फिरना हमारे अपनों को दुख भी तो दे सकता है। ये मेरे जाती मामले हैं। मैं जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोया अंदाज यूं था, जाओ और शक्ल गुम करो। तुम कौन होती हो मेरे मामलात जिंदगी में बोलने वाली? हाँ, जुल्म और ज्यादती तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर हर अमल का मस्बत रद्द अमल भी तो हो सकता है ना? मस्बत रद्द अमल? उसने सर झटका। ये जिंदगी है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वो तल्खी से मुस्कुराया। आप यहाँ दर्स का काम करती हैं?
نہیں، جو لوگ زندگی سے بیزار ہوں بس ان لوگوں کے لیے کام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ہم روگی لوگ شاید اس قدر ہی حساس ہوتے ہیں۔ اس نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ جو دانش کو چونکا گیا۔ اس نے مڑ کر آگے بڑھتی اس لڑکی کو دیکھا جو اسے جانے کیا سمجھ گئی تھی۔ کیسا؟ کیوں؟ طاہر نے ایک بار پھر سنجیدہ کھڑے دانش کو ٹھوکا دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ غیر معمولی لڑکی ہے۔ غیر معمولی؟ دانش نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ یا توجہ حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ؟ اس کے انداز میں استحصا تھا۔ اسے کسی بھی محبت کا اعتبار نہیں۔ اسے زمانے نے بہت ستایا ہے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے طاہر گنگنایا اور جانے کیوں کہیں دانش کے اندر کچھ کلک کر رہا تھا۔ پہلی ملاقات اور اتنے ہارڈ قسم کے جملے، اتنی توجہ کیوں؟ سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ کیا میری فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ جاننے لگے ہیں میرے اندر کی بے چینی، اضطراب؟ کیا؟ رک کیوں گیا؟ کیا سوچنے لگا؟ آگے بڑھتے طاہر نے اپنا پہلو خالی دیکھ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ اس وقت آسمان پر ستارے نہیں، سورج ہے، چمکتا دمکتا آفتاب۔ طاہر شرارت سے ہنسا۔ دانش نے سر جھٹک کر قدم آگے بڑھا دیے۔ ربیہ صلاح الدین، تمہیں کیا ضرورت تھی بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کی؟ اس سے اتنی ثقیل قسم کی گفتگو کرنے کی، اس کو سمجھانے کی؟ تم کہاں کی ناسے ہو؟ اس کے اندر کی ربیہ اسے احساس دلا رہی تھی۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹی تو دھیان کے سارے راستے صبح کے واقعے کی جانب توڑنے لگے۔ دل سرزنش کرنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب سینے پر رکھ دی۔ اگر وہ کوئی غلط نتیجہ نکال لے، تمہیں سبق سکھا دے، تمہارے پیچھے پڑ جائے تو تم کیا کرو گی؟ تم نے اس دنیا کو، اس زمانے کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا نا؟ اور تم جو اتنی بولڈ ہو کر آگے بڑھی تھی، کیا تم احسن کو ٹھیک کر سکی؟ احسن؟ وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے اندر کا دکھ دھیرے دھیرے رسنے لگا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہاں، اسے بھی میں نے بہت سمجھایا تھا، مگر اس کے اندر کی محرومیاں، غربت، کسی کا احساس تشنگی، محبت کی کمی، اندر کا دباؤ، فرسٹریشن بہت بڑھ چکی تھی۔ وہ بہت باغی ہو چکا تھا۔ بغاوت نے اسے کہیں کا نہیں رکھا تھا۔ وہ اس گھر سے، اس معاشرے سے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس لیے خود سے لڑتے لڑتے اپنی جان سے گزر گیا۔ احسن، میرا بھائی۔ دل میں درد جاگا اور شب کی اس تنہائی اور گہرائی میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ احسن، تمہیں بھی کتنا سمجھایا تھا، مگر تم نے تو اپنی بہن کو قابل اعتنا ہی نہیں جانا تھا۔ تم پر انتقام لینے کا، کچھ کر جانے کا، کچھ حاصل کرنے کا جنون سوار تھا۔ تم کب سنتے تھے میری؟ تم اس گھر سے، اس معاشرے سے، اس نظام سے اپنا حصہ لینا چاہتے تھے۔ تمہیں انصاف چاہیے تھا، اور انصاف کب ملا کہیں؟ اپنوں نے تمہیں دکھ دیے اور تم جنونی ہو کر دوسروں سے انتقام لیتے رہے اور خود ایک رشتہ ہوا دکھ بن گئے۔ اس نے آنچل سے چہرہ صاف کیا، دھیرے سے اٹھ کر کھڑکی کھولی۔ آخری راتوں کا چاند دھیرے دھیرے بادلوں کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ ربیہ نے گہری سانس لی، نم نم سی پلکوں کو دھیرے سے چھوا۔ میں بھی تو ہو گئی ہوں احسن۔ تم جیسا کوئی اضطراب و اضطرار کا مارا شخص دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو اس گہری دھند سے نکال لوں جس کی کوئی منزل نہیں، ماں سوائے اپنے آپ کو دکھ دینے اور کھو دینے کے۔ بھلا نو عمری کوئی گزر جانے کی عمر ہوتی ہے؟ رات دھیرے دھیرے ربیہ صلاح الدین کو اپنے حصار میں لیے گزرتی رہی۔ وہ اکیلی ہی اپنے دکھ پر ماتم کنا تھی۔ کوئی غمگسار نہ تھا، نہ نگہبان، دوست تھا نہ ہم نوا۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ صبح یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی کہ آپا جان نے ناشتے کی ٹیبل پر انتہائی کروفر سے پوچھا۔ ربیہ نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ چچی جان کی جگہ ان کی بیوہ بیٹی نے شان تمکنت سنبھال لی تھی۔ دھیرے سے اس نے نگاہ چکا لی۔ اس کے وجود سے تنفر کا غبار تیزی سے بگلا بن کر اٹھا، مگر جہاں سنوائی نہ ہو وہاں چپ سادھ لی جاتی ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا، سوچنا کیسا ہے؟ بس ذرا میری تعلیم مکمل ہو جائے، فائنل ایئر ہے میرا شوق ہے یہ۔ شوق؟ بی بی کیا کرو گی اتنا پڑھ کر؟ کرنا تو ہانڈی چولہا ہی ہے نا، خواہ مخواہ پیسہ اور وقت کا ضیاع ہے۔ ان کے نخوت بھرے انداز کو ایک نگاہ دیکھا۔
चांद भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारी यतीमी पर तरस आता है, वगरना उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मेरे इम्तिहान करीब हैं और मैं फिलहाल डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। रबिया ने बैग और फाइल उठा ली। कहीं यूनिवर्सिटी में किसी से इरादा तो नहीं कर लिया? निकाह घुमाकर सुमानी अंदाज में पूछा। मुझे अपनी हैसियत और जगह का अच्छी तरह इल्म है, और वो एक तालीमी दर्सगाह है, और मेरा मिशन सिर्फ तालीम हासिल करना है आबाजान। लहजे की पुख्तगी ने जरा की जरा आबाजान को चौंका दिया। दूसरे लम्हे सर झुकाकर नाश्ते की जानिब मुतवज्जा होने लगी, और कोई जरह के अंदाज का सवाल ना पाकर रबिया बाहर निकल गई। सुबह ही सुबह बदमस्की हो गई, नहीं बल्कि बदमस्की सवार हो गई। वो लॉन में निकलकर रविश की जानिब बढ़ी। की मखसूस आवाज पर सर उठाकर छत की जानिब देखा। मुंह में पान डाले, होंठ लाल किए, बिखरे बालों के गुच्छे माथे पर गिराए, हाथ में दो दो कबूतर पकड़े, चांद बड़ी ही दिलरुबा मुस्कुराहट से अपनी खूबरू हसीन मंगेतर को आंख चुंधिया कर देख रहे थे। रबिया का अंदर बड़ा कड़वा हो गया। खुदा हाफिज, अगर कहें तो गाड़ी पर छोड़ दें। मुंडेर पर झुके। नहीं, मेरी वैन आने वाली है, फिर आगे से पॉइंट तो मिल ही जाता है। तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तहम्मुल, बुर्दबारी, वकार ने ही तो उसकी शख्सियत को थाम रखा था। उसने एक कबूतर हवा के सुपुर्द करके बड़े अंदाज से खुदा हाफिज कहा। रबिया खुलासी पाकर सर झुकाकर गेट पार करने लगी। ये चांद, ये गहनाया हुआ चांद, दर्द की खाक छानता मटियाला चांद, उसका हम सफर होगा। उफ, सोचकर ही कराहियत आई। ये चांद ढल क्यों नहीं जाता? अब शायद मौत से नहीं होते, निजाम नहीं बदलते, दुआएं कबूल नहीं होती, तो कम नहीं होते। जुल्म और ज्यादती करने वालों के एहसास मुंजमद हुए जा रहे हैं। रबिया की पलकें भीगती रहीं, वो चलती रही। काश काश एहसन, अम्मी, अब्बू, कोई तो होता उसके साथ ज्यादती करने वालों का हिसाब लेने के लिए। मगर नहीं। उसने रोड क्रॉस की। उसकी रूट की वैन आ रही थी। बास लोग असल से बदकिस्मत होते हैं, उनकी जात को नहुसत का खमीर लग जाए तो जिंदगी गुजर जाए, मगर जिंदगी नहीं बदलती। वैन रुक गई। सर झटक कर संभल कर वैन में सवार हो गई। न जाने क्यों आज निगार और जाज़बा नहीं आ सकी थी। ऊपर से 2 पीरियड भी फ्री थे। वो लाइब्रेरी में आकर नोट्स बनाने लगी, और दानिश लाइब्रेरी में दाखिल होते होते चौंक गया। इर्द गिर्द से बेखबर सर झुकाए लिखती जा रही थी। जाने क्यों ये लड़की उसे ख़याम का ख्याल या ख़याम की रुबाई लगी। हालांकि कल उसने अगरचे ताहिर से कह दिया था, और सस्ती शोहरत और तवज्जो हासिल करने का नया अंदाज, नए ढंग हैं, मगर इस लड़की की बातों ने उसे डिस्टर्ब किया था। अपनी टेबल पर बैठकर उसका जायजा लिया। पेशानी तक गिरा स्कार्फ, झुकी हुई खमीदा पलकें, शहाबी रंगत, सफेद कागज पर मुतहरिक उंगलियां, चेहरे पर संजीदगी और मतानत का कमाजा। दिल ने कहा, ये लड़की उन सब से मुख्तलिफ है जो उसके गिर्द हैं, उसके हल्का अहबाब में शामिल हैं, और जो उसकी तवज्जो और कुर्बत के लिए जान देती और मोहब्बत के लिए मरती हैं। दानिश ने अपनी किताब खोल ली, मगर निगाहें भटक कर उसकी जानिब चली जाती, जिसने तवज्जो के इर्तकाज को बहका दिया था। कल की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी, और फिर यकायक रगे शरारत भड़की। उठकर उसकी टेबल की जानिब बढ़ा। वो शायद थक चुकी थी, अब धीरे धीरे अपनी आंखों को दबा रही थी। कलम सफेद कागज पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। आज ताहिर का मैच था, इसलिए वो हमरा नहीं था। वो धीरे से खांसा। रबिया ने आंखें खोली और कतरे चौंक गई। आप? हाँ, मैंने सोचा कल का लेक्चर अधूरा रह गया है, क्योंकि आप भी फ्री और मैं भी फ्री हूँ। रबिया संभल कर बैठी। नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ, नोट्स बना रही हूँ। रही बात लेक्चर के अधूरेपन की, तो इसका मुझे एहसास है, मगर लेक्चर वहां ही मुकम्मल होते हैं जहां समझ बूझ हो। साथ ही अपनी चीजें समेटने लगी। वो उसके सामने चेयर पर बैठ गया। मैं ऐसा कुनजहन और कूड़ मगज भी नहीं। शरारत से हंसा। जरा की जरा निगाह उठाकर उसे देखा, यानी वो उसे मजाक समझ रहा था। रबिया ने तेजी से बैग बंद किया और खड़ी होने लगी। मैंने आपकी दोस्ती को कबूल कर लिया तो आप फरार हो रही हैं? रबिया ने करंट खाकर उसे देखा। यानी कि हद हो गई। और दोस्ती?
آپ نے شاید میری باتوں کا غلط مطلب لیا ہے۔ شاید اس لیے تو آیا ہوں کہ آپ وضاحت کر دیں۔ ربیہ نے ایک بار پھر اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ واضح شرارت رقصاں تھی۔ مٹھی پر چہرہ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شخص کچھ ملال بھرے رنگ سے دیکھا۔ آپ نے شاید مجھے بھی غلط رنگ میں لیا ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ دراصل مجھے، اس نے کان میں انگلی گھمائی، مجھے خیام کی رباعیاں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک کوئی سمجھائے نہ۔ ربیہ کو یقین آ گیا کہ وہ اسے مذاق سمجھ رہا ہے۔ عام سی لڑکی جو اچھی صورت شکل دیکھ کر عشق کے گوڑے میں پھنس جاتی ہے۔ یہ یقین اسے بہت برا لگا۔ ایک نگاہ اس پر ڈال کر بیگ شانے پر لٹکایا، کتابیں سنبھالی اور باہر نکل گئی۔ ارے ارے، پیچھے سے وہ ہڑبڑا کر رہ گیا۔ ربیہ نے راہداری میں چلتے ہوئے خود کو سرزنش کی۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کا قبلہ درست کریں۔ کسی بھی فرسٹریشن کا نکاس شاید یوں ہی ممکن ہوتا ہے۔ تم مت برائی الجھن میں خوار ہو۔ تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، جس سے رشتہ تھا وہی نہیں رہا تو بس میں چاہتی ہوں۔ ربیہ رکی، تھکی تھکی سی سانس لے کر ادھر ہی کنارے پر بیٹھ گئی۔ کوئی یوں نہ بکھرے، ایسے نہ ٹوٹے جیسے حسن کی ذات ریزہ ریزہ ہوئی تھی، جیسے اس کی زندگی دھندلا گئی۔ ایسے ہم پلکوں کو جھکایا، فائل پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ہونٹ کترنے لگی۔ احسن کا دکھ اس کی ذات کا دکھ بن گیا تھا۔ جاذبہ اور نگار نہیں آئی تھیں۔ اگلے 2 پیریڈ فری تھے، اس لیے لائبریری میں جا کر کتابیں کھول لی تھیں۔ دل بہلانے کا بہترین ذریعہ، لیکن وہاں فائل کی سطح کھرچنے لگی۔ گھر جا کر کیا کرتی؟ وہی پرانے بہت خراب چہرے، تعاقب کرتی نگاہیں اور دھندلایا ہوا چاند۔ ربیہ کو جھرجھری آ گئی۔ گھر کے ماحول سے یہاں کی فضا بہتر ہے۔ خود کو سنبھالا اور لائبریری میں بیٹھا دانش خواہ مخواہ گمسم ہونے لگا۔ اس کی کمپنی میں لڑکیاں خوش ہوتی تھیں، اسے اہمیت دیتی تھیں، اس کی دوستی اس کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ مگر یہ دھیرے سے انگلیاں الجھے بالوں میں پھیری، اس کے اندر بھی کچھ کلک کرنے لگا۔ میرا خیال ہے ربیہ، دانش اچھا لڑکا ہے، تیری زندگی اس کے ساتھ سے بدل سکتی ہے۔ اور کتاب کی ورق گردانی کرتی ربیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اکثر میں نے اس کی ساحر آنکھیں بھی تجھ پر فدا ہوتے دیکھی ہیں۔ وہ بم سے انداز میں مسکرائی۔ مگر میری زندگی میں ایسی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ نکالی تو جا سکتی ہے نا؟ ہم دوسروں کی خاطر اپنی زندگی خراب تو نہیں کر سکتے نا آخر؟ پلیز نگار۔ کتاب بند کر کے چہرہ گھما لیا۔ اس کی آنکھیں دھواں دھواں تھیں۔ ہر انسان کا اپنی زندگی پر اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا۔ ہم اپنی زندگی کی خوشیاں کیوں رہن رکھوا دیں؟ کیسے وہ چیزیں قبول کر لیں جو ہمیں پسند ہی نہ ہو؟ نگار کا انداز ناصحانہ تھا۔ پلیز نگار، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اچھے دوست اچھے مونس غمخوار ہوتے ہیں ربیہ، اور میں تیرے لیے ایک اچھی امید بن جانا چاہتی ہوں۔ تیری زندگی ایسی نہیں ہے کہ اسے گہنائے ہوئے چاند کے سپرد کر دیا جائے۔ چاند؟ دکھ کے گہرے احساس سے آنکھیں موند لیں۔ چاند کی دیدہ دلیریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اوپر سے آپا جان کا تقاضا، تایا بابا کی خاموشی اور فائقہ کی معنی خیز ہنسی۔ گھر میں ہوتی تو ایک خوف سا اس کے وجود میں سرائیت کرتا رہتا۔ یہ خوف شاید اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا تھا، جو نگار نے پھانپ لیا۔ جب ہمارے لیے سوچنے والا کوئی نہ ہو تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کا حق ہے ربیہ، اور میں چاہتی ہوں امید کی یہ کرن تیری زندگی کو جگمگا دے۔ جگمگا دے۔ گلابی آنکھیں اس پر آویزاں کی۔ مجھ پر جو لگ رہا ہے وہ سود کے ساتھ لیا جائے گا۔ کیوں؟ نگار تڑپ گئی۔ وہ تیرے خاندان کا حصہ ہیں، چچا تایا ہیں، قرض اور سود کیسا؟ اور حور کے پہلو میں لنگور اچھا لگے گا؟ نگار کہتے کہتے پھر پٹری سے اترنے لگی۔ درد کی ایک لہر نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ نگار، میرے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ شاید میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ بن جاؤ تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ زندگی بہت لمبی ہے اور یہ کانٹوں پر چل کر نہیں گزاری جا سکتی۔ زندگی رہی کب ہے؟ میں تو بس زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ امی ابو بھائی کی ناگہانی موت کے بعد تو زندگی کی خواہش رہی کب ہے؟ اندرونی دکھ کے احساس سے آنکھوں کی سرخی بڑھی تو سخت سبز سے ہونٹ قطرے۔ ننھا سا خون کا قطرہ ہونٹ پر ابھرا، شدت سے رونے کی خواہش ابھری۔
किसी मोनस و गमगुसार के कंधे पर सर रखकर। मगर कब तक? ये दुख तो उम्र भर का रोग था, उसे ही सहना था। तो फिर निगार ने तरहम निगाह उस पर डाली। जिंदगी भी बाज़ औक़ात कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। आज मेरे घर चलो, निगार ने अचानक कहा। नहीं, मुझे वक्त पर घर पहुंचना होता है, नहीं तो आपा जान। बोलते बोलते चुप हो गई। मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि इतनी फर्माबरदार किस्म की लड़कियां आज भी मौजूद हैं। बच्चे तो अपने वालिदैन की नाफरमानी कर जाते हैं। वालिदैन में और दूसरों में फर्क होता है निगार। मैंने कहा ना, एहसानमंदी का तकाजा यही है कि दूसरों को शिकायत का मौका ही ना दिया जाए। खुद को संभाल लिया था, ताहम चेहरे पर सोगवारियत थी। एक उदास सा मौसम ठहर गया था और ठहरा हुआ सावन भादों निगार को डिस्टर्ब कर रहा था। रबिया से हकीकी मायनों में उनसियत हो गई थी। चलो, बैग समेट कर खड़ी होने लगी। आज लाइब्रेरी में नहीं गए? फजूल बातों में वक्त गुजर गया। नहीं, निगार ने उसका हाथ थाम लिया। मैं मौत जरूर हूँ, मगर एहसास बड़ा दिल रखती हूँ। दूसरों का ख्याल भी रहता है। मुझे और कुछ करने को दिल भी चाहता है। क्या? मसलन? मुस्कुराकर उसे देखा। क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? दिल वालों को मिला तो सकती हूँ। दिल वाले कौन? अचंभे से अंदाज में देखा। जवाब में निगार जुमानी अंदाज में हंस दी। आपा, मेरा ख्याल है कि निकाह करके रिश्ता पक्का कर लें। यूनिवर्सिटी पढ़ रही है, कल को अगर किसी के साथ आंख मटक्का कर लिया फिर हाथ मलती रह जाइएगा। फिर ये रसियाबाजी थी जो आपाजान को नई राह दिखा रही थी। रबिया दरवाजे के बाहर ही लग गई। धुले हुए कपड़ों पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। अरे भागेगी कैसे? 4 चोट की मार लगाऊंगी। मुआहदा हुआ है, ऐसे तो नहीं लगामे ढीली की। आपाजान के लहजे का तनतना सर्द लहर की सूरत उसके वजूद में उतर गया। ये घर यतीम खाना नहीं था। मेरे बाप की हलाल की कमाई पर पल रही है। क्या छोड़कर मरा था उसका बाप? मेरा बाप आपका चचा भी तो होता है ना? आंखें भीग गईं। उस पर लफंगा भाई जाने किसकी शय पर जायदाद में हिस्सा मांगता था। अपना हिस्सा तो खा पी कर डकार मार बैठे। लोग, ये अपने लोग, आखरत को, खुदा की बेआवाज लाठी को, सब्र इस्तकामत को क्यों भूल जाते हैं कि भीगे रुखसार साफ किए। वही तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है। वही खुदा है, जमीन के ना खुदा। कब तक, कब तक? धीरे से पलटने लगी और फिर कदम रुक गए। शुक्र है कि एहसन का टंटना खत्म हुआ। जल मर गया। अपनी आग में हसद रकाबत की आग ने खा लिया उसे। यही अंजाम होता है बदनजरी का। उफ, इतना बड़ा इल्जाम! कुछ तो खुदा का खौफ करें। रबिया को पुरगुरूर लहजे पर तरस आने लगा। भाग कहाँ सकती है एहसान चुकाए बगैर? शादी तो उसकी चांद से ही करूंगी। पसंद है मेरे चांद को, तो क्या करूं? रबिया का दिल कांप कर रह गया। ऐसे ही तो नहीं लगा रहे। रबिया भागी और डगमगाते हुए कदमों से अपने कमरे तक पहुंची। रोना उसके इख्तियार में था। जी भर कर रो सकती थी, सो रोए गई। वाकई वो अपनी नहीं कर सकती थी। इस घर से फरार मुमकिन नहीं। इतने मानूस हो गए थे सयाद से, अब रिहाई मिल भी जाए तो मर जाएंगे कि मस्ताक। ये घर उसकी पनाह का था, बाहर के सर्द गर्म से बचा कर रखा हुआ था। कैसे कैसे वो छोड़ जाती, हजार चाहने के बावजूद। मगर मरे हुए माँ बाप का मुंह काला करने का उसमें हौसला नहीं था। उनकी बेचारगी और हुर्मत पर आंच आने नहीं देना चाहती थी, चाहे उसकी रूह तक रंजवर हो और जिस्म जख्म जख्म। किसी हम नफस, किसी चारागर के बगैर ही उस जिंदगी का ये सफर अब तय करना था। तकिए से सर उठाया, अपनी मुतवरम पलकों को छुआ, भीगे मस्कान साफ किए, रेसा रेसा दिल को संभाला। आज छुट्टी का दिन और बहुत से घर के काम निपटाने थे। एहसानमंदी का तकाजा ये भी तो था कि चुपचाप सह जाएं और कुछ न कहें। ओहो, उफ, शानदार! वो जो नहा कर निकली थी तो भूख का एहसास शिद्दत से होने लगा था, तो एहसास हुआ कि काम निपटाने के चक्कर में सुबह से भूखी है। अभी खाती हूँ। रात के 11 बज रहे थे। किसी को खाने का एहसास नहीं था। हालांकि इतवार को खाना पकाना उसकी ही जिम्मेदारी है, मगर उसे किसी ने नहीं पूछा था।
भूख का एहसास किचन तक ले आया। खाना गर्म कर ही रही थी कि इन सताइशी अल्फाज ने चौंका दिया। बेख्तियार पलटी और छिटक गई। किचन के दरवाजे में चांद इस्तादा था। आंखों में चमक और फखर था। उसके दराज भीगे हुए बालों को सताइशी नजरों से देख रहा था। बेख्तियार दुपट्टा फैला लिया। आप कुछ चाहिए था क्या? हाँ, बहुत कुछ। रिहाई, आजादी, जाती खुशी और रबिया ने कड़वा घूंट भरा। मगर फिलहाल एक कप चाय। खाना साइड पर रखकर चाय बनाने लगी। चाय बनाकर एक कप उन्हें दिया, एक अपनी ट्रे में रख लिया। उधर ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। रबिया अपने कमरे की जानिब पड़ गई। ओहो, शब ढले इस छत तले ये कुछ भी होता है। रजिया बाजी की आवाज ने कदम रोक दिए। आइए आइए, क्या जबरदस्त चाय बनी है। अरे बनी क्यों नहीं होगी, आखिर चाहने वालों ने बनाई है। उनका गर्म लहजा उसके कानों को सनसना गया। मैं तो कहती हूँ चांद अब शादी कर ही डालो। कहीं ऐसा ना हो कि वो शायद उसको सुना रही थी और चांद के साथ बैठ गई थी। रबिया ने अपने कमरे में जाने के लिए चंद सानिये लिए। वहां जबरी मोहब्बतनामा शुरू हो चुका था। बुक इशू करवा कर लाइब्रेरी से निकली तो उसका टकराव अंदर आते दानिश से हो गया। आज कुछ और भी मांगता तो मिल जाता। एक निगाह देख कर रह गई। क्यों क्यों? उसने धीरे से सर खुजाया। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। रबिया ने कदम आगे बढ़ा दिए। रबिया प्लीज। पलटकर उसके हम कदम हुआ। क्या आप मेरे ग्रुप में शामिल होंगी? रबिया के कदम रुक गए। अच्छा, फिर मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लें। सर खुजाता उसकी नजरों का मफहूम भांप गया। आपने मुझे बहुत गलत समझ लिया है। नहीं, सामने देखा। मैंने आपको बिल्कुल ठीक समझा है कि हमें बिल्कुल कोई हक नहीं है कि हम दूसरों की खातिर अपनी जिंदगी को खतरे में डालें, और ये कि जिंदगी हमारी है, हमें अपने तौर पर ही उसे गुजारना चाहिए। हम गुस्सा करके दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ते। ये सरासर हमारा ही खसारा है, तो हम अपनी जिंदगी के लिए ऐसा रिस्क क्यों लें? सर घुमाकर उसे देखा और वो अंदर तक ठिठकी। इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात समझ आ गई? और ये कि आप दूसरों से बहुत मुख्तलिफ हैं, तो ये अब मुझे ऐसे इस्तेमाल करेगा। रबिया ने सोचा। ओके, मुझे खुशी हुई कि आपने सही समझा। दूसरी बात ये कि मुझे किसी ग्रुपिंग की जरूरत नहीं है, अपने कदमों की रफ्तार तेज की। लेकिन एक नासे की जरूरत है ना? वो आवाज पर पलटी। दानिश संजीदगी से उसे देख रहा था। बात चीजें वो नहीं होती जो हम समझते हैं, और नासे सारी उम्र साथ नहीं रहते। उम्र की इस मंजिल पर हमें अपना नासे खुद बन जाना चाहिए। दानिश देखता रह गया और उसके कदम आगे बढ़ते चले गए। इस माहौल में अपने हालात के तहत वो कोई खतरा मोल नहीं ले सकती थी, इसलिए जानती थी कि चांद अक्सर यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाता रहता था और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। रबिया, दानिश मुझसे पूछकर तुम्हारी तरफ आया था और तुमने दो टोक जवाब देकर अच्छा नहीं किया। जिंदगी में अच्छे रास्ते यूं ही निकला करते हैं। रबिया सुन सी हो गई निगार की समझदारी पर। और अगर रास्ता ना मिले तो हमें बना लेना चाहिए। अगर मैं कहूं कि मेरा निकाह हो चुका है तो फिर? उसने धीरे से कहा। तो फिर ये कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी मंगनी हुई है, और शायद वो भी नहीं, सिर्फ बातचीत है, और मैं अच्छी दोस्त होने के नाते तुम्हें ये जुआ नहीं खेलने दूंगी। उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। दानिश, तुम्हारे लिए कुछ सीरियस हो गया है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? उसने झटके से हाथ खींचा। कैसी बातें कर रही हो तुम? भला जो कल तक मजाक था वो नहीं, वो मजाक नहीं था तुम्हारा। तवज्जो का इर्तिकाज, ध्यान के सब रास्तों में जब आस का गुजर, और तुम्हारी ही तो ख्वाहिश थी कि वो जंगजू हीरो से नरम खू शहजादा बन जाए। तो निगार। इस लफाजी और निगार की मुस्कुराहट ने चौंका दिया। मैं तो रबिया ने वजाहत करना चाहिए। बस, और वो तुम्हारे लिए सीरियस हो गया है क्या? उसे झटका लगा। तुम्हारी मुनफरिद सी जात उसे मुतासर कर गई। मजीद इंकिशाफ किया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम जानती हो कि बस वो तुमसे बात करना चाहता है। निगार, ये तुम क्या खेल खेल रही हो? मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, रिश्ते जोड़ने नहीं। और उसे मैंने इस नजर से नहीं देखा, वो तो बस ऐसे ही। रबिया, निगार ने मलाल से उसे देखा।
अच्छी और खालिस मोहब्बत हर किसी को हर हाल में नहीं मिलती, ये किसी किसी का नसीब होती है और तुम इसकी कदर करो। चलो उठो, क्लास होने वाली है। अब दानिश तुमसे मिलने आए तो आराम से बात करना। उसके साथ खड़ी हुई रबिया ने बिदक कर उसे देखा। निगाह गलत डाले बगैर निगाह आगे चलने लगी तो रबिया भी पीछे हो ली। उस रोज इंग्लिश डिपार्टमेंट के सामने से गुजरते हुए दानिश से टकराव हुआ तो गैर मामूली तौर पर उसके कदमों की रफ्तार तेज हो गई। दिल धड़क धड़क गया। दानिश के साथ चांद भी था। मुंह में पान चबाता, उकाबी नजरों से देखता। दानिश उसे देखता हुआ चांद की जानिब झुककर कुछ कह रहा था। उसका हलक तक खुश्क हो गया। किसी भी नई कहानी का उन्वान बनने का उसमें हौसला नहीं था। जाने दानिश ने क्या कहा हो, चांद ने क्या समझा हो, वो तो पहले ही शक की दलदल में पोर पोर धंसा हुआ था। यूनिवर्सिटी में दिल ही नहीं लगा। बाकी के तीनों पीरियड बमुश्किल अटेंड किए। घर जाने के ख्याल से ही दिल घबरा रहा था। तभी मारिया की सालगिरह अटेंड करके निगार और जाज़बा आ गई। तभी मोहब्बत से जाज़बा उधर से ही हाथ हिलाती आगे बढ़ गई। इसे क्या हुआ, कहाँ गई ये? इसे छोड़ो, इसे तो कुछ होता ही रहता है। तुम सुनाओ, तुम्हें क्या हुआ है? रंग इतना सर्द क्यों हो रहा है? चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? निगार, समीर मेरा कजन यूनिवर्सिटी आया हुआ है और अभी मैंने उसे दानिश के साथ देखा है। उसने मेरे बारे में दानिश को कुछ कहा है। रबिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। धीरज धीरज, तो क्या हुआ? अच्छे लोगों की तो हर कोई तारीफ करता है ना। उसे परेशानी की वजह समझ नहीं आ रही थी। नहीं निगार, तुम मेरे घर वालों को नहीं जानती। वो अब तुम्हारी शादी में जान जाऊंगी। दानिश बाकायदा रिश्ता भेज रहा है तुम्हारे लिए। तुम उससे बात नहीं करना चाहती तो मत करो। अब वो इस तरीके से तुमसे मिलेगा। निगार खुश्क होते खून के साथ गंग हो गई। इस सिलसिले में दोस्त सबसे बड़े हमनवा और हमराज होते हैं। जुमानी अंदाज में मुस्कुराते उसे देखते हुए निगार ने बड़े आराम से कहा। और रबिया को जिंदगी का हर दर अपने लिए बंद होता महसूस हो रहा था। सब रास्ते रोशन अंधेरे में डूबते हुए लग रहे थे। शादी तो मैं इसकी चांद से करूंगी, सरा जो कलस कर देखे। रबिया को अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई। क्या बताती, क्या समझाती निगार को? वो तो कोई और कहानी ही रकम करना चाहती थी। निगार, समीर मेरा वो कजन है जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है आगे चलकर, और वो इंतहाई शकी मिजाज नफ्सियाती मरीज है, तंग नजर है, और मेरी पोजीशन तुम जानती हो। और निगार की समझ में आ गया उसका घबराना, उड़ी हुई रंगत और पुरतफक्कुर परेशान चेहरा। रबिया तसल्ली आमेज अंदाज में हाथ थाम लिया। किस्मत पर तो यकीन है ना तुम्हें? अब तो मुझे किसी चीज पर यकीन नहीं। हालात और वाकयात ने मुझे बदल दिया है और मैं दूसरों के दिमाग से सोचती हूँ। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस नजर आ रही थी। अच्छा चलो आओ कोल्ड ड्रिंक्स लें, उसके बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट चलेंगे। नहीं, उसने निगार के बहलाने के अंदाज को नजरअंदाज कर दिया। नहीं, सर अब्बास की क्लास लूंगी, अगर नहीं तो घर जाऊंगी। रबिया ने खुश्क से अंदाज में सर झटका। रबिया, निगार ने उसका बाजू थाम लिया। हमें खुद को खामखा सजा देने का हक नहीं। जब तुम्हारे दिल में जोर नहीं है तो फिर इस कदर हवन्नक क्यों हो रही हो? और हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम ही हो। वहम? उसने अतराफ में निगाह की। काश ये वहम हो। जहां जिस मकान में रहती हूँ वहां लोगों को राई का पहाड़ बना लेने की आदत है, और मैं उनके लिए इंसान नहीं, प्रॉपर्टी हूँ। उनके लिए जरूरत हूँ, और जरूरत को कौन फारिग करता है? निगार ने रबिया के वजूद से खुलती परत परत गिराह को बड़ी हैरत से सुना। ऐसे लोगों के साथ तुम जिंदगी गुजार सकती हो? सारी उम्र? हाँ, सारी उम्र। उसका लहजा थका हुआ, कुछ भीगा हुआ, दर्द की दलदल से निकला हुआ था। मुझे कर्ज अदा करना है सूद के साथ। गुजरे लोगों के वजूद पर लगे इल्जामात धोने हैं। उसकी आंखों में यास थी। एक बात याद रखना, जिंदगी हमारी है और हम इसे दूसरों के ताबे कर सकते हैं और न दूसरों की गलतियों का कफारा अदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिंदगी सिर्फ हमारी है और हमें ही इसे अपने लिए जीना है। तुम स्टैंड लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हा हा। उसने गहरी सांस ली और किताबें समेट कर खड़ी हुई। कहाँ? घर। एक नए इल्जामात की फहरिस्त के साथ, और शायद ठिठक कर निगार को देखा। उसके पीछे से नजर आते दरो दीवार पर निगाह की। सब्ज दरख्तों पर निगाह डाली।
सर घुमाकर आते जाते स्टूडेंट बेफिक्री से कहकहे लगाती लड़कियों को देखा। इस इकलौते हार सिंगार के दरख्त को देखा जिसके फूल उसे बहुत पसंद थे, मोहब्बत का सिंबल कहती थी उन्हें, और जिसके फूल अक्सर शरारत में निगार ने उसे तोहफे के तौर पर दिए थे। शायद मैं कल से यूनिवर्सिटी ना आ सकूं, पढ़ाई का सिलसिला जारी ना रख सकूं और तुम्हारे लिए मासी बन जाऊं। क्या? निगार झटके से खड़ी हुई। तल्ख और कसीली हंसी ने उसके चेहरे का अहाता कर लिया। हाँ, ये सच है। माय गॉड, निगार ने सर थाम लिया। इतने दकियानूसी और छोटी जहनियत के लोगों के दरमियान तुम रहती हो, उनकी हुदूद को सोचती हो और एहतजाज भी नहीं करती। एहतजाज वहां होता है जहां सुना जाए, एहसास हो रिश्तों का, और जो देना चाहते हो, जो सिर्फ लेना अपना हक कर्ज समझते हैं, उनसे कैसा एहतजाज। रबिया, तुम कैसे दूसरों के फैसले और दूसरों की दी हुई उम्र जी रही हो? जब बुरी हो तुम, सौतेलियों जैसा सलूक है तुम्हारे साथ, तो तोड़ दो ये जंजीरें, ये कुफल, पहरे और हुदूद। मैं, ये सब लोग तुम्हारे साथ हैं। निगार तरहम निगाहों से देखती नई राह दिखा रही थी, एक नया रास्ता, और हर रास्ता उसे पता था, मगर निगार उसका कहा समझी ही नहीं थी कि गुजरे लोगों के लगे इल्जामात धोने हैं, कर्ज अदा करना है सूद के साथ। खुदा हाफिज, एकदम से उठी और गेट की जानिब बढ़ती चली गई। उसके चेहरे पर इस्तराब और चाल का इंतशार निगार से छुपा हुआ नहीं था। एक दुख, एक मलाल सा निगार के वजूद में उतरता चला गया। कुछ करने की ख्वाहिश तनावर दरख्त बनने लगी और फिर एकदम से चौंकी। इस शख्स को जरूर देखना चाहिए जो इतनी नफीस, नाइस, प्यारी, ज़हीन और खूबसूरत लड़की का मंगेतर है। बेख्तियार किताबें समेट कर इधर उधर देखती इंग्लिश डिपार्टमेंट की जाने पड़ी और थोड़ी देर बाद उन्हें देख लिया। दानिश के साथ आता वो शख्स उसके कदम ठिठक गए। सुरमई कलर के मलगजे से शलवार कमीज में मलबूस, पान चबाता, गंदुमी रंगत वाला वो शख्स हल्की हल्की बढ़ी शेव, गंदा सा हुलिया हो रहा था। किसी तौर पर भी रबिया सलाउद्दीन के काबिल न लगा। हाँ, क्या हुआ निगार, ऐसे क्यों खड़ी हो? दानिश उसके करीब आ गया। निगार ने अपनी नजरों का जाविया तब्दील कर लिया। हाँ, कुछ नहीं। वो दरअसल में उससे कोई जवाब नहीं बन पाया। ये मेरे दोस्त समीर यस्तानी उर्फ चांद। जवाब में एक करारी तीखी निगाह डाल कर रह गई। समीर ने इस तरह से तगाफुल को पान चबाते हुए हैरत से देखा और निगार जरूरी काम का कह के आगे बढ़ गई। एक निगाह में पीछे खड़े शख्स को जान लिया था और सदका दिल से रबिया की खुशियों के लिए दुआ की, मगर दुआएं भी जब कबूल होती हैं जब इंसान अपने बारे में सोचे। तो यूनिवर्सिटी की ये मसरूफियात हैं। रबिया बावजूद जहन भटकने के खुद को किताबों में मसरूफ कर रही थी। इस आवाज पर उछल पड़ी। दिल ऐसे ही किसी लम्हे का मुंतजर भी था। क्या मतलब? मुड़कर तीखी नजरों वाले खड़े चांद को देखा। रंगरलियों का सामान भी पढ़ाई के साथ साथ चल रहा है और वो खून का घूंट पीकर रह गई। वो यूनिवर्सिटी है, कौन मुझे जानता है और कौन नहीं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। बात ये होती है कि हम किसी को कितना जानते हैं। फाइल बंद करके किताब खोली। मसरूफियत का इजहार था। तो तुम उसे कितना जानती हो? बाकायदा बेड के किनारे पर टिक गए। सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक। मैं वहां ताल्लुकात बनाने या किसी को जानने नहीं जाती। अच्छा, वो तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। ये उसका मसला है, मेरा नहीं। रबिया को गुस्सा आने लगा। अच्छा, वो कान में उंगली डालकर जोर जोर से हिलाने लगे। अच्छा, मैंने किया क्या था? रबिया खौल कर रह गई। तुम्हें मालूम है तुम तालीम मेरी वजह से हासिल कर रही हो, वरना आपा तो सख्त खिलाफ हैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाने पर। उनकी मर्जी तो चट मंगनी और पट ब्याह पर है। उसकी नजरें उसे खुद पर चुपती हुई महसूस हो रही थीं और अल्फाज पत्थर लग रहे थे, मगर खामोशी उसका ज़र्फ था। किस किस बात का जवाब देती? क्या कहना चाहते हैं आप? मुड़कर उन्हें देखा और मुश्किल खुद पर कंट्रोल रखा। यही कि मुझे सच सच बता दो। वो तो कुछ और ही कह रहा है। क्या? रबिया होंठ काट कर रह गई। तुम समझदार हो काफी। उठ के उसके मुकाबिल आए। ये आपा लोगों के लिए काफी नहीं क्या? इस शक पर वो रोना चाहती थी। नहीं, सफाचट लहजा था। सुनो, दिल लगा कर पढ़ो।
پھر میں تمہاری تعلیم کے بعد جاب کا بندوبست کرتا ہوں. بہت اچھی آفر ہے میرے دوست کے پاس. تمہارے رزلٹ کا انتظار ہے. کھڑے کھڑے انگڑائی لی. جاب؟ وہ ہکا بکا رہ گئی. تو اور کیا میں ایسے ہی رقمیں لگا رہا ہوں؟ اس کے تعجب پر حیران ہوا. پھر میں آپا سے کہتا ہوں شادی کی تیاریاں کریں. اس پر بھرپور نظر ڈالتا ایک ہاتھ سے رخسار پر گری لٹ کو چھوتا گنگناتا باہر نکل گیا. اپنی سنا کر اپنی کہہ کر تو شاندار سی جاب کرے گی، بیٹھ کر کھائے گی نہیں بلکہ کما کر کھلائے گی. اوہ، وہ ڈھہ سی گئی. چادر اور چار دیواری کا تحفظ، گھر اور دریچے کی خواہش ہی رہے گی. آنکھیں بھری اور برس پڑی. باقی ماندہ عمر کے رستے ہوئے دکھ اس کے سامنے تھے. آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور وجود میں سناٹے اتر رہے تھے. صبح اپنے کمرے سے یونیورسٹی کے لیے نکلی تو یہ خدشے تھے کہ وہ جا نہیں سکے گی. چاند نے آپا جان کو بتا دیا ہوگا. وہ اتنا ہی شکی وہمی تھا، مگر لاؤنج میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. آپا جان کی شاید ابھی صبح نہیں ہوئی تھی. تایا جان اخبار دیکھ رہے تھے. چائے پی کر باہر نکلی تو لان میں چاند کبوتروں کے ساتھ مشغول تھا. اسے دیکھ کر ہنسا معنی خیزی سے. حسب معمول ڈراپ کرنے کی آفر کی. وہ خدا حافظ کہتی ہوئی نکلتی چلی گئی. تاہم دل میں حیران تھی کہ سمیر نے آپا جان کو کیوں نہیں بتایا، حالانکہ تصحیح کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے یہ لوگ. امی ابو اور پھر احسن کے بعد تو سر خرید جیسی حیثیت تھی اس کی. اس گھر کی بیٹی، کزن، بھتیجی تھی، مگر اس کی زندگی سے رشتوں کا مان ختم ہو گیا تھا. کیوں؟ نکلتے نکلتے گھر پر نکاح کی. کیا واقعی یہ سب اس کے باپ کی محنت سے لگایا ہوا سرمایہ ہے؟ امی ٹھیک ہی کڑھا کرتی تھی. احسن کی ٹینشن اور فرسٹریشن ٹھیک تھی. اور کیا اپنے اتنے ہی شقی القلب ہوتے ہیں؟ خود بخود ہی ہنس دی. اپنے مارتے ہیں تو سایہ بھی دیتے ہیں. آہ، تپتی چھاؤں. یونیورسٹی وہ انہی خیالوں میں گم پہنچ گئی اور اپنے مخصوص گوشے میں نگاہ پڑتے ہی چونک گئی. نگار، جاذبہ اور ثنا کے ساتھ دانش اور طاہر بیٹھا ہوا تھا. یہ لوگ سنجیدگی سے کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے. وہ ایک نگاہ ڈال کر بیٹھ گئی. کافی دنوں سے وہ دانش میں تبدیلی سی محسوس کر رہی تھی. وہ لڑائی بھڑائی، ایک دم سے الجھ پڑنا، لڑنا سب ختم تھا. چہرے پر ایک سکون سا تھا. زیادہ تر وہ کلاس اٹینڈ کرتا یا پھر نوٹس کے لیے ادھر ادھر بھاگتا نظر آتا. دانش نے صلح کن مسکراہٹ اس پر اچھالی. نگاہ چرا کر نگار کو دیکھا جو خاصی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. کل کی گفتگو یاد آ رہی تھی. ربیہ، نگار، کوئی کلاس نہیں ہے آج؟ اس کی نظروں کا مفہوم جان لیا. نہیں، مگر تم آؤ پھر لائبریری چلیں. وہ کھڑی ہو گئی. مس ربیہ، کبھی ہمیں بھی کمپنی دے دیا کریں. اور کیا، آپ کو کیا معلوم ہے کہ ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. طاہر بھی مسکرایا. ربیہ خاموشی سے ایک نگاہ ان پر ڈال کر نگار کو دیکھنے لگی. بیٹھ جاؤ ربیہ، آج پڑھنے کا بالکل موڈ نہیں ہے. بس اسائنمنٹ کے سلسلے میں کتابیں جمع کریں گے اور گھر چلیں گے. دلکش انداز میں مسکرائی. ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں ذرا اردو ڈپارٹمنٹ سے ہو کر آتی ہوں. وہ پلٹ گئی تو نگار فائل اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگی. کیا ہے، ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو؟ ناراض ہو؟ کیا ہوا؟ کل تم کیا کہہ رہی تھی اور آج نظر آ رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں، ایک سانس میں کیے جانے والے سوالوں کا مختصر ترین جواب دیا. تمہارا کزن بالکل فضول اور نان سینس ہے. بالکل بھی اس کے ساتھ تم زندگی نہیں گزار سکتی. سنا تم نے؟ ناک کی سیدھ میں چلتی ربیہ کو دیکھتے ہوئے اس کا بازو تھام کر روکا. نگار، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس میں کوئی نہیں بول سکتا، حتیٰ کہ میں بھی نہیں. خالی نگاہ اس پر ڈالی. فیصلہ تو شاید ہو چکا ہے، بس عمل درآمد ہو رہا ہے. تھکی تھکی سی آواز تھی. کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی. سنگی بینچ پر بیٹھ کر اس کا بازو گھسیٹ لیا. سنبھل کر فائل گود میں رکھی. دانش کی فیملی اچھی ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھی، ویل ایجوکیٹڈ اور ویل آف ہے. بس میں کیا کر سکتی ہوں اس سلسلے میں؟ اطراف میں نگاہ کی. تم بھی تو پارٹ آف دا اسٹوری ہو. اسے شانے سے ٹھوکا دیا. میری زندگی تو رہن رکھی جا چکی ہے. سنو، تم اپنی زندگی کی بہتری کے لیے سوچ لو. ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دانش تمہارے لیے بہت سیریس ہے. رشتہ بھیج رہا ہے تمہارے لیے.
क्या समझी तुम? निगार ने उसके सर पर बम फोड़ दिया। कितने लम्हे तो बोल ही ना सकी। तुम लोग ऐसी कोई भी कोशिश मत करो, मैं उनके लिए सोने की कान हूँ। वैसे मुझे हैरत है, समीर ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कल कह रहा था कि मैंने ऐसे ही तो रकमें नहीं लगाई, जल्दी से तालीम मुकम्मल हो तो मैं नौकरी दिलाऊं। सुना तुमने? वो लोग मुझे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मैं उस निकम्मे हराम को बाकी उम्र कमा कर खिलाऊं। उसके लहजे में लर्जिश थी। मुझे तमाम उम्र ना करदा गुनाहों की सजा मिलती रहेगी। वो गोया गायब दिमागी से बोलती जा रही थी। खुदा ऐसे जालिमों को सजा जरूर देता है। जुल्म की रस्सी कब तक दराज होगी? निगार ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। खुदा सबके साथ है। उसकी आंखें भीगने लगी। खुदा सबके साथ है, तुम खुद को मजबूत करो, दानिश से बात करो। मुझे वही तुम्हारे मसले का हल लगता है। मेरे मसले का हल? उसने गहरी सांस ली। मेरे मसले का हल कोई नहीं है, माँ सिवाय इसके कि सर झुकाकर जी हुजूरी करती रहूं। दानिश के रिश्ता भेजने का मतलब खुद पर एक और तोहमत लगाना होगा। आवारगी का सिंबल। आंसू पलकों पर फैल गए। निगार ने बाजू दराज करके उसे साथ लगा लिया। अपनों के रवैये अगर पत्थर हो जाएं, तो हमें भी खुद को चट्टान बना लेना चाहिए। जिंदगी हमें यही सबक देती है। मरने वालों से उनका भी कुछ रिश्ता था, उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए। निगार, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं खुश हूँ। तुम सिर्फ इतना करो कि खामोश रहो बस, और एक बार दानिश की बात सुन लो बस। निगार ने उसकी बात काट दी। रबिया सीधी होकर बैठ गई। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। यहाँ समीर के जासूस हैं और मुझसे बात करने का फायदा नहीं है। एक दफा की बात को तो उसने गलत मायनों में लिया था। मैं बहुत मोहतात होकर रहती हूँ। मैं अपने किरदार पर कोई धब्बा नहीं लगाना चाहती। सर घुमा कर उसे देखा, उंगली की पोरों से आंखें साफ की। चलो, और दानिश से तो बिल्कुल भी नहीं। और जाने क्यों मुझे लगता है कि दानिश तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ये महज तुम्हारी खाम ख्याली है। निगार के यकीन को बातिल करने की कोशिश थी, मगर वो निगार थी जिसकी रगों में रबिया के लिए हमदर्दी, मोहब्बत और एहसास लहू बनकर गर्दिश कर रहा था। मैं इतना बुरा भी नहीं जितना आप मुझे समझ रही हैं। पीछे से आवाज उभरी। दोनों ही चौंक गईं। संजीदा शक्ल बनाए दानिश सामने आ गया। हर शख्स के लिए आजमाइश शर्त होती है। उनके सामने घास पर बैठा, और हर शख्स से मुख्तलिफ होता है। किताबें साइड पर रखकर उन्हें देखा। उसका अंदाज बता रहा था कि वो उनकी बातें सुन चुका है। क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए? रबिया का दुख मुंतशिर होने लगा तो लहजा चटक गया। आप तो खुद, कहते कहते वो रुक गई। मेरी तकदीर बदल सकते हैं, या फिर मेरी तकदीर को खुशकिस्मती में बदल दें। क्या है आपके इख्तियार में? कुछ नहीं, महज लफाजी, ढोंग और उसका लहजा पथरा गया। रुख फेर लिया। दानिश ने तासुफ भरे अंदाज में उसे देखा। मुझे अख्तियार देंगी तो बाख्तियार रहूंगा। मुझे अपनी इज्जत नफ्स बेहद अजीज है। मैं खुद बेख्तियार हूँ तो क्या कर सकती हूँ? चलो निगार, मगर मैं कोशिश जरूर करूंगा। हीरे की कदर जौहरी जानता है, उसके अंदर पत्थर को तराश खराश करने की सलाहियत होती है। मैं अपनी किस्मत से खेलने की इजाजत नहीं दे सकती। वो झटके से उठी और मुखालिफ सिमत तेजी से बढ़ती चली गई। उसका लहजा और अंदाज उसे भी दुखी कर गया। देख लो दानिश। हाँ, मैंने देख लिया है और सोच भी लिया है। समीर तो इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। सरफिरा वहशी बंदा है, जाहिल, बिजनेस माइंड, लालची। इसको सिर्फ माले गनीमत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुम क्या कर सकते हो? रिश्ते के लिए आंटी को भेजूंगा। अम्मी तो माजूर हैं, साथ तुम चली जाना। मेरी अम्मी के लिए इस जैसी लड़की की जरूरत है। देखना ये कितना खुश रहेगी हमारे घर में। दानिश कहते हुए मुस्कुराया। इतना यकीन मत रखो अभी, वो बेमहर लोगों के दरमियान रहती है। निगार उसे जमीन पर खींच लाई और वो सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। गुजरते दिनों के साथ गहरी खामोशी का हाला उसके गिर्द मकड़ी की तरह जाला बुनता चला गया। उसे अपनी किस्मत के बारे में यकीन था। कोई नहीं बदल सकता था, तो खामखा उम्मीदें बांधने से क्या फायदा? रिश्तों के साथ हर चीज की अहमियत होती है, और वो मोहब्बत भरा हर एतमाद मान खो चुकी थी। सो घर के धंधों के साथ पढ़ाई में खुद को गुम कर लिया। वो उसका आखिरी पेपर था।
आपा जान ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। अगले जुम्मे को उसका निकाह था चांद के साथ। रसिया बाजी ने इत्तला दी थी और वो दम बखुद बैठी रह गई। इस चीज की उम्मीद थी, ये होना था, मगर इतनी जल्दी। उसने दरीचे के बाहर फैले घोर अंधेरे को देखा और दरीचे की यख चौखट के साथ सर टिका दिया। तो दानिश, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी किस्मत यही है। मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। सर उठाकर सितारों भरे आसमान को देखा। तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है भला। आंखें भीगने लगीं, दिल दर्द से बोझल हो गया। रुखसारों पर दरिया का बंद निकल गया। कौन था जो रात के इस पहर बंद बांधता। अगला दिन कयामत का था। घर में भूचाल आया हुआ था। रबिया हड़बड़ा कर उठी थी। बाहर आपा जान चांद चीख रहे थे, बतूल बतूल, बुलाकर लाओ उस हराफा को, ये गुल खिलाती रही है तालीम हासिल करने के बहाने। आपा जान की आवाज बुलंद थी। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। बिखरे बाल समेट कर दुपट्टा शानों पर फैलाया। उस वक्त बतूल आ गई। बतूल, नीचे क्या हुआ है? घबरा कर पूछा। पता नहीं जी। वो लायल थी, उसके पीछे बाहर निकली। मैंने कह दिया है कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसने आवारगी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हों। जाने लड़कों के साथ कहां कहां जाती होगी। मैं एक इज्जतदार शख्स हूँ। कुछ तो है ना जो उस लड़के ने रिश्ता भेजा है। इसकी ही शय होगी। समीर की तनफराना आवाज उसकी समातों से टकराई। आवारा। उसके कदम जमीन पर जम गए। आहट पर रुख मोड़कर दोनों ने देखा। आओ आओ, इज्जतदार माँ बाप की बासमत बेटी। आपा जान ने हकारत से देखा। ये कारनामे अंजाम देती रही हो कि लोग घर आने लगे हैं। बोल, क्या चक्कर है ये? तो गोया दानिश ने रिश्ता भेज दिया था। अंजाम नतीजे की सूरत सामने था। जिंदगी कितनी बेमाया थी। मैंने कह दिया है ना, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। मुझे इस पर एतबार है न यकीन। मैंने खुद इसे लड़कों के साथ घूमते फिरते देखा है। एक और इल्जाम। उसका वजूद सुन हो गया। अगर देख लिया था तो बताया क्यों नहीं? 4 चोट की मार लगाकर घर बिठा देना था। नफरत भरी निगाह उस पर डाली। उसके हवास मुअत्तल हो रहे थे। इससे निकाह करो आज ही। फैसला कुन अंदाज में उसे देखा। सारी उम्र बांध दो इसे। इसके बाद दूसरी शादी अपनी पसंद से कर लेना, धूमधाम से। सीढ़ियों पर गिर सी गई। उसका वजूद भुरभुरी मिट्टी जैसा हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा है कि इसको खड़े खड़े इन कपड़ों में घर से निकाल दूं। आप सारी उम्र रखने की बात कर रही हैं। ऐसी औरत का क्या एतबार हो सकता है? कब चल दे, कब भाग जाए। उफ! उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डालता चला गया। उसकी पाक दामनी पर इतना बड़ा इल्जाम। या अल्लाह! दोनों हाथ जोड़कर सर टिकाया। इसलिए इस पर पैसा लगाया है? क्यों कहा था तूने कि पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो पुरकशिश जॉब करे? आजकल तनख्वाहें बहुत मिलती हैं। क्यों फिर पढ़ाया? आपा जान जहर उगल रही थी। बस, मैं शादी नहीं कर सकता। दिल उठ गया है और मोहब्बत मर गई है। लड़कियां बहुत। क्रोफर से सोफे पर टांग रखकर बैठ गया। इसी लफंगे के साथ चलता करें 3 कपड़ों में बस। पान चबाते हुए सर घुमाकर ऊपर से आती सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर उसे सुकड़े सिमटे बैठे देखा। कतई नहीं। अगर आप नहीं करेंगी तो मैं करूंगा उस गरीब लफंगे से इसकी शादी। और यूं तो पढ़ाते हैं, इसे भी आंखों में धूल झोंकने का मजा मिले। क्या दे सकता है वो 2 टके का छोकरा जो खुद पढ़ रहा है? माँ बीमार है, बाप सर पर नहीं। एक झोंपड़े में कैसे गुजारा करेगी? मौसम बदलेगा और एक छींक में मोहब्बत नजला बनकर निकल जाएगी। हा 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 हा। अपने लफ्जों से खुद ही हिस्स उठाया। ज्यादा तरद्दुद करने की जरूरत नहीं। आज शाम वो लोग रिश्ता लेने आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनके साथ ही दफा कर दें कि ले जाओ इसे अपने साथ। इतनी ही पसंद आ गई है। एक तंजिया निगाह फिर डाली। बल्कि फोन कर देता हूँ कि मौलवी साथ ही लेते आना। इतनी जिल्लत, इतनी हकारत। काश जमीन फटे और मैं उसमें समझ आती। कयामत उसके गिर्द थी। समीर उठकर खून आशाम नजरों से देखता उछल कर उठा और फोन की तरफ बढ़ा। चांद, चांद! आपा जान हड़बड़ा कर उठी। क्या कर रहे हो? ये जानते हो उसका नतीजा? उसके हाथ से रिसीवर छपटा। अपने हाथ कटवाना है, सारी जायदाद बाहर चली जाएगी। समीर ने रुक कर उन्हें देखा। कैसे जाएगी?
ہم دیں گے تو جائے گی، 4 چوٹ کی مار تو اب لگے گی، خالی ہاتھ خالی دامن بے عزتی کے احساس کے ساتھ سر جھکا کر رہے گی، اپنی محبت پر ماتم کرنا۔ آپا جان کے ہاتھ سے فون لیا، نمبر ملایا اور آپا جان کے منع کرنے کے باوجود فون چھیننے کی کوشش کو باطل کرتے ہوئے فون نمبر ملایا۔ اس کی بدقسمتی پر ایک اور بدقسمتی کی مہر لگا دی۔ وہ زمین میں گڑ گئی۔ اتنی تہمت، بہتان، الزامات، رات تک اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا، بلکہ مہر لگ گئی اور بکاؤ مال جیسی اس کی ذات دانش نے خرید لی، بولی لگائے بغیر۔ ملگجے مسلے کپڑے، بکھرے بال، متورم چہرہ، سرد رنگت، خوف ہراس کے تاثرات، بے رنگ بے اما آنکھیں، اپنی عزت نفس کی دھجیاں سمیٹتی، اپنی روح دل اور وجود پر ماتم کنا اپنوں کو روتی، وہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی جانب سفر کر رہی تھی۔ کیا تھی اس کی ذات؟ صفائی کا موقع ہی نہیں ملا، کچھ کہنے کا، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کا۔ اس کی ذات اتنی ہی ذرا بے متاع تھی، اب تو مٹ ہی گئی۔ اپنوں نے غیروں سے بڑھ کر ثبوت دیا تھا غیریت کا۔ اس کے اندر سے تمام جذبے مر گئے، سوگ روگ بن کر سرایت کرتے ہوئے رگوں میں گردش کرنے لگا۔ وجود سے جذبے مر جائیں تو وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی لاش ایسی ہو رہی تھی۔ دانش کی والدہ نے ویل چیئر پر بیٹھ کر اس کا استقبال کیا، ماتھا چوما، پیار کیا، ماشاءاللہ کہہ کر باہوں میں بھرا، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ ان کے پیچھے کھڑی نگار نے محبت سے اسے تھام لیا، مگر اس کی حصیں مر چکی تھیں۔ سونے اور طویل نیند سونے کی خواہش اس کے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ دل درد سے بوجھل تھا اور وجود دل کا صدمہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ اس قدر غیریت، ہتک عزت دل سہ نہیں پایا۔ سر اٹھا کر خود کو غیروں کے جہاں میں محسوس کیا۔ کوئی اپنا نہیں، کوئی درد کا درما نہیں، کوئی ماں جایا نہیں۔ درد کی شدت میں اضافہ ہوا، دوسرے لمحے وہ گرتی چلی گئی۔ اس سے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ارے ارے، سب سنبھالنے کے لیے پڑھے تھے۔ 2 دن کی جانکنی کے بعد اسے ہوش آیا تو سب نے ست شکر ادا کیا۔ مسز کاظمی، دانش کی والدہ، نے صدقے دیے، بے جان نظروں سے اطراف میں کھڑے لوگوں کو دیکھا۔ ربیہ، ربیہ، ہوش کرو، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، محبت کرتے ہیں تم سے۔ نگار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو دانش نے کتنا بڑا رسک لیا، تمہاری زندگی بدل دی۔ زندگی بدل دی یا زندگی میں ایک اور گرہن لگ گیا؟ اس سے سوچا۔ مبارک ہو، دانش اس کی جانب پھول بڑھا رہا تھا۔ وہ صرف دیکھ ہی رہی تھی، لفظ ایک بار پھر شاید رہن رکھے گئے تھے۔ اور اس شخص سے نہیں ملو گی جس نے ہم پر اعتبار کر کے تمہارا ہاتھ تھاما اور تمہیں پھولوں کی راہ گزر پر لے آیا۔ نگار ایک اور بزمزدہ سنا رہی تھی، یعنی نگاہ اٹھائی۔ یہ تمہارے شوہر ہیں، تم دانش کی بھابھی ہو۔ ربیہ نے نگاہ اٹھائی۔ نگار نے دانش کی سی شکل سے ملتے جلتے خوبرو سے شخص کو آگے کیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پھولوں کا بکے تھا۔ وہ ایک عالم تحیر سے ابھری۔ پے در پے انکشافات۔ کل کیا تھا اور آج زندگی کی سحر مبارک ہو۔ سیاہ چمکتی لو دیتی آنکھیں، محبت کی مسکان، پیار بھرا احساس۔ دھیرے سے آنکھیں بند کر لی۔ عالم برزخ میں تھی یا عالم جنت میں؟ دوزخ کی آگ سے نکلی تھی یا پھر وہیں استادہ تھی؟ اس کا جمود ایک بار پھر اندھیروں اور بے یقینی کے سمندر میں موتسن ہوتا نیچے اور نیچے گرتا جا رہا تھا۔ نگار اور دانش ڈاکٹر کو لینے بھاگے۔ خالد گردیسی نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر ایک پیار بھرا، محبت بھرا احساس ہونے کا یقین دلایا، مگر ربیہ کے وجود میں بے یقینی تھی۔ اسے کسی بھی محبت کا اعتبار کیسے آتا؟ ایک طویل بے ہوشی کے بعد آنکھ کھلی تو بہتر صورتحال تھی۔ نگار، دانش اور وہ شخص اس کے پاس تھے، ایک نئی دنیا سے ہمکنار کر رہے تھے۔ دانش خوش تھا کہ اس کا جہاں ہی بدل گیا تھا اور نگار اس کی ہمت کی داد دے رہی تھی، اور وہ شخص جو اس کا سائبان تھا بس مسکراتے ہوئے گھنی چھاؤں ہونے کا احساس دے رہا تھا، اور ادھر بے یقینی سی بے بسی تھی۔ ربیہ، دراصل مجھے میرے گھر کو ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو اس گھر کو سنبھال سکے، بے ریا محبت، خلوص، ہمدردی اور سچی چاہت دے۔ ہم دکھے ہوئے اور اپنوں کے ڈسے ہوئے لوگ تھے
जिन्होंने हमारा सब कुछ छीन कर हम सबको एक शाहराह पर ला खड़ा किया। ऐसे लोगों से हिसाब अल्लाह जरूर लेता है, देर से ही सही मगर लेता जरूर है। और तुम मुझे अपने लिए नहीं, एक नए रिश्ते के एहसास से अपने भाई के लिए अच्छी लगी थी। बतौर भाभी मेरी फ्रस्ट्रेशन की वजह भी यही थी। कहो ये साहिबान, ये रिश्ता, ये घर पसंद आया? दानिश चाहत से पूछ रहा था और वो यकटुक देख रही थी। क्या यकीन करे, वो भी तो अपनों की ही डसी हुई थी, अपनों के रोग में मुब्तला। किस दर्जे उन्होंने सुलूक किया था, कैसे एतबार करे, उसके बारे में कुछ न किया होगा। और ये शख्स सामने बैठे निगार से बातें करते, उसकी किसी बात पर सर झुकाकर मुस्कुराते खालिद करदेसी को देखा। इस शख्स को भी तो इल्म होगा इन सब इल्जामात का, तो ये उसके बारे में क्या सोचेगा? शकी, वहमी या भाभी? दानिश एकदम ही उससे मुखातिब हुआ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे सारा क्रेडिट खुद मत लो, मैं भी तो इसमें शामिल हूँ। और ये अभी बता कैसे सकती है अपने महसूसात को? हॉस्पिटल के बेड पर निगार उठकर उसके सिरहाने बैठी और रबिया के बाल सहलाने लगी। अरे, अचानक ही दानिश ने सर पर हाथ मारा और रबिया जो सोच रही थी अपनी जिंदगियों से, अपने घर से उसके वजूद को निकाल कर कितने पुरसुकून होंगे वो लोग, दानिश की आवाज पर वो चौंक गई। हमें उस शख्स का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए जिसकी वजह से ये तमाम मरहले आसान होते चले गए, वरना इस हरासा हिरनी को जादूगरनी की कैद से निकालना कितना मुश्किल था। निगार खिलखिलाकर हंसी। जालिम जादूगरनी? रबिया के तहय्युर में इजाफा हो गया। दानिश उठकर बाहर निकल गया। निगार ने रबिया का हाथ थाम लिया। हम जिन्हें बुरा समझते हैं रबिया, दरअसल वो ही कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं। उसकी सवालिया निगाहों को मोहब्बत से देखा। उसी वक्त दरवाजा खोलकर दानिश अंदर आया और दानिश के अक़ब में आते हुए शख्स ने उसकी आंखों को भिगो दिया। अज़ियत और कर्ब का सैलाब उसके अंदर उठाया। झटके से उठ बैठी, आंखें भीगने लगी। समीर उसके बेड के करीब खड़ा हो गया। कैसी हो रबिया? उनके लहजे में मोहब्बत, अपनायत, खुलूस झलक रहा था। वो दंग रह गई। मुझे मालूम है तुम मुझसे बदसन ही नहीं, नाराज और शाक भी हो। धीरे से उसके सामने बिस्तर पर बैठा, सर घुमाकर उसने खालिद करदेसी और दानिश को देखा। इसे रोक क्यों नहीं रहे? कुछ कहते क्यों नहीं? इस शख्स ने ही तो उनके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी। मगर तुम्हें एक अच्छी, पुरसुकून, पुरअमन और खुशहाल जिंदगी देने के लिए ये सब जरूरी था, वो कह रहे थे। तुमसे शादी का मतलब तुम्हें बरसख में झोंकना था और मैं ये नहीं कर सकता था। कम से कम शादी के बाद तो तुम आजाद हो जाती। मगर जब दिलों में नफरतें, कदूरतें हों तो ये कैसे मुमकिन हो सकता था? इसलिए आपाजान की हर कोशिश को नाकाम बनाता रहा और तुमसे निकाह नहीं किया। तुम्हें पढ़ाया कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उस वक्त तक मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का देख लूंगा। दानिश ने मुझसे बात की तो मुझे खालिद तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगा। आपा उसके लिए कभी राजी ना होती। मैं तुमसे शादी ना भी करता तो वो तुम्हें घर की नौकरानी, बांदी बनाकर रख लेती और मुझे और दुख देना मंजूर नहीं था। आपा को मैं समझा नहीं सकता था, इसलिए ये सब नाटक करना पड़ा। दानिश के साथ मिलकर रबिया की हक्का बक्का सूरत को मुलायमत से देखा। क्या ऐसा हो सकता है? रबिया ने सोचा। अम्मी के बाद चार्ज आपा जान ने संभाल लिया। तुम्हारे लिए दुखों की उम्र दराज कर दी। दौलत के हवस और जायदाद की लालच ने उन्हें कभी रहमदिली की तरफ आने ही नहीं दिया। उसके हवनक चेहरे को देखा। मुझे यकीन है अब तुमने मेरे लिए सारे मलाल निकाल दिए होंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया है। खालिद करदेसी को मोहब्बत से देखा। ये तुम्हें मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, खुलूस, मान और एतबार सब देगा। समीर भाई, बेख्तियार खुलूस की हद दर्जा मेहरबानी पर आंसुओं के साथ उसके होंठों से निकला। ऐसे कैसे मुमकिन था? और ये तुम्हारे मकान के कागजात जो किराए पर दे रखा था, इसके नीचे दुकानें थीं और जो अब्बू अपना कहते रहे, जिसके लिए एहसन लड़ता था वो ठीक ही झगड़ता था। उसके साथ भी बहुत ज्यादती हुई थी, मगर उस वक्त मैं इतना बाख्तियार नहीं था। मगर तुम्हारे लिए मैं लड़ सकता हूँ। तुम लोगों का रिहायशी घर अब्बू ने बेच दिया था कि चचा उसे जुए में हार चुके थे, मगर ऐसा नहीं था।
یہ ابو کی چال تھی۔ سمیر سر جھکائے کہہ رہا تھا اور وہ گنگ کو ساکت سنتی جا رہی تھی۔ میں حیران ہوں دولت کی ہوس کے لیے لوگ اتنے بھی گر سکتے ہیں کہ اپنوں کی بے کسی اور بے بسی کا بھی خیال نہ ہو۔ سمیر شرمندہ تھا۔ میرے اختیار میں جو ہوا تمہارے لیے کروں گا، تمہیں تمہاری رقم ضرور ملے گی۔ سمیر بھائی بے اختیار اس ہمدردی پر ان کا ہاتھ تھام کر رو دی جسے وہ برا، آوارہ، وحشی سمجھتی تھی۔ وہ کس درجے مہربان تھا۔ اس نے محبت سے ربیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک دم سے ہی ربیہ کا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا۔ دکھوں کے بادل چھٹے تو یکدم سے بے بسی کا احساس بھی ختم ہونے لگا۔ آپ کتنے اچھے ہیں، اس کے لہجے میں معصومیت در آئی۔ بس پان چبانا چھوڑ دیں، نگار نے بے ساختہ کہا تو سب ہنس دیے۔ ربیہ نے گہری سانس لی۔ کس درجے ہلکی ہو گئی تھی۔ آج ربیہ ڈسچارج ہو جائے گی، سنڈے کو ولیمے کی تقریب رکھ لو اور اس سے پہلے مہندی ضرور ہوگی، نگار نے کہا۔ کمرے کا ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ نگار کی باتوں پر ہنستے ہوئے بے اختیار نکاح جو سامنے اٹھی اور ٹھہر سی گئی۔ خالد کردیسی اس کی زندگی میں اچانک درانے والا معطر ہوا کا جھونکا، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں رنگ، بہار، خوشبو، اپنائیت سب لے آئے گا۔ بے انتہا محبت چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ خلوص کے رنگ نمایاں تھے۔ ربیہ کے وجود سے محبت کی ہوا کا جھونکا ٹکرایا اور اس کا زرد چہرہ محبت کے رنگوں سے بھر گیا۔ سر جھکا کر مسکرائی تو حیا کے رنگوں نے خالد کردیسی کے وجود کا احاطہ کر لیا۔ وہ جو ایک خوف تھا شریک حیات کے سلسلے میں، وہ اس کے وجود سے اندر گیا۔ نگار شرارت سے کھنکاری تو دونوں ہی ہنس دیے۔ دانش اور سمیر باہر نکل گئے۔ نگار شرارت سے ابھی آئی، کہتی باہر نکل گئی۔ خالد کردیسی اٹھ کر اس کے مقابل آ گئے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، بمشکل سر ہلایا۔ چلیں پھر؟ کہاں؟ بے اختیار سر اٹھایا۔ گھر؟ وہ مسکرایا۔ ولیمے کی تیاریاں کرنی ہیں۔ شادی تو ہماری جلدی میں ہوئی مگر بہت خوب ہوئی۔ استحقاق بھری نکاح اس کے سراپے پر ڈالی۔ ملکچے حلیے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر ولیمے کی تیاری بھرپور ہونی چاہیے۔ بیٹھ کے کنارے پر ہاتھ رکھ کر جھکے۔ عروسی لباس، مہندی، چوڑیاں، جھمکے، اپٹن، مائیوں اور ہار سنگھار سب کا سب مکمل اور بھرپور ہونا چاہیے۔ خالد کردیسی کے وجود سے اٹھتی خوشبو اور لو دیتی آنکھیں اس کے وجود میں کئی چراغ جلا گئیں۔ خدا سے غفلت کی شکایت تھی مگر وہ اس سے بے خبر نہیں تھا۔ تشکرانہ انداز میں رب کا شکر ادا کیا اور محبت سے بڑھا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر بستر سے نیچے اترنے لگی۔ اسے بھی تو بہت تیاری کرنا تھی نئی زندگی کی شروعات کے لیے، بھرپور رنگوں اور روشنی کے ساتھ۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اگر ناول اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور فیڈ بیک دینا ہرگز نہ بھولیں۔ بہت جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔